ओके। एक्चुअली मैं बात करता हूँ कि यानी कि जो हमें बोर्स मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी। एक्चुअली रदरफोर्ड के अंदर जो है ना बहुत सारी कमियां थी। उस कमियां को यानी कि क्या कर रहे थे, यानी कि जो बोर्ड साहब दूर कर रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने जो है कुछ डेवलपमेंट्स ऑफ वेव्स और इसके बारे में यानी कि जो है बात कर ली थी। तो अब हम लोग यानी कि क्या बात करेंगे कि यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है यानी कि बोर्स मॉडल के लिए जो है यानी कि बात करेंगे कि क्या क्या इसने जो है काम किया। जो बोस साहब थे ना, उन्होंने बेसिकली एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सब टर्म को यानी कि निकालने का एक तरीका बताया। अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि आखिर इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने स्पीड से घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, या और भी बाकी चीजें जो है, टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये सारी चीजें जो है किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताई थी। बोर्स ने यानी कि क्या किया, इनका कैलकुलेशन किया। बोर्स ने जो कैलकुलेशन किया था ना, वो सिर्फ यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल था। उसके बाद यानी कि जो उनसे ज्यादा जो है चीजों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, चलिए। अब देखो, यानी कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी कि ये जो थ्योरी थी बोर्स मॉडल की, वो किसके बेस पे थी, यानी कि क्वांटम थ्योरी की बेस पे थी। क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो छोटे से छोटे, यानी कि जब आप लोगों को पता है, जैसे मैं कहूं कि अभी मैं वेलोसिटी निकालूंगा और जो एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, वही चीज आप अगर जो क्या करोगे, क्वांटम यानी कि मैग्नेटिक्स जो क्वांटम थ्योरी से निकालोगे तो वो अलग आएगा, और अगर जो क्लासिकल थ्योरी से निकालोगे तो यानी कि क्या आएगा, अलग आएगा। तो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आप अभी लगा रहे हो, न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर आप लोगों ने जो भी अभी पढ़ रहे हो, वो सारे की सारी चीजें क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। जो क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स होती है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। देखना, जैसे आप लोगों को फिजिक्स वाले सर कहेंगे कि ये जो चीजें हैं गलत हो जाएंगी, यानी कि जो है जैसे कि आप मॉडर्न फिजिक्स में चलोगे तो न्यूटन्स लॉ का गलत हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूटन्स ने बनाया था ना, वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया था, वो किसके लिए बनाया था, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। इसीलिए वहां पे जो लगता है वो क्लासिकल फिजिक्स लगता है। और जब छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जब फिजिक्स लगाते हैं, वहां पे हम लोग लगाते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो देखो, इन्होंने पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल क्या क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी। रदरफोर्ड ने क्या कही थी कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ एटम पे प्रेजेंट होगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सेल और ऑर्बिट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे घूम रहे होंगे, सर्कुलर पाथ में, इज नोन एज द सेल और ऑर्बिट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आप कैसे कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ में ही घूमे। मैं चाहता हूं कि इसको ट्रायंगुलर में घुमाओ, रेक्टेंगुलर में घुमाओ। आप लोग की इच्छा होती होगी कि सर आप तो कह दिए कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सर सेंटर में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम रेज जो पास हो जा रही थी, और छोटे से रीजन में यानी कि पास नहीं हो पा रही थी, यानी कि इसने हमने कहा कि वहां पे कोई हैवी चीज है, तो वो हैवी चीज क्या हो गया, यानी कि जो है सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ एटम हो गया। लेकिन सर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगी। आपके मन में आ रहा होगा, ये आ रहा है कि नहीं आ यस रहा। हाँ, तो कोई बताना चाहोगे कि क्यों सर्कुलर पाथ में ही घूमता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल, या और कोई दूसरे पाथ में क्यों नहीं घूमता है, बोलिए। So due to extraction of nucleus. ओके। अगर जो क्या अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर लगेगा तो सिर्फ सर्कुलर पाथ ही घूमेगा। वैसे आपका 90% सही है, लेकिन अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ आपके ये आंसर में। आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा मैं कहूं कि नहीं, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअल में आप लोगों ने कभी भी पत्थर को धागे थ्रेड से बांध के ऐसे से घुमाया है, या किसी को देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, कोई पत्थर बांध लेते हैं या कोई चीज बांध लेते हैं धागे से, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं गोल। तो देखना, वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं। और देखो वैसे भी, अगर ये चाहेगा कि इधर डायरेक्शन में जाए, लेकिन ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है, इसको खींचेगा हर एक पॉइंट पे नीचे की ओर। ये वैसे तो हर एक पॉइंट पे चाहता है कि दूसरे डायरेक्शन में जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करते रहता है, इसको अपनी ओर जो है यानी कि खींचते रहता है। और अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ में यानी कि क्या करता है, मूव करता है।
अब ये ध्यान रखना कि जो बोर्स ने कहा कि इसको के एल एम यानी कि सेल कहा, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सेकंड में कितने होंगे, 8, थर्ड में कितने हो जाएंगे, 18। ये शायद आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी जो सेल में यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2n²। इसीलिए मैंने सर्कुलर पाथ बनाया, भले मेरा सर्कुलर बना नहीं है, आप लोग समझ जाना कि सर्कुलर पाथ है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है इलिप्टिकल कैसे बन गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बताना चाहोगे? सर 32। ओके, वेरी गुड। यानी कि कितना हो जाएगा, 32। ओके हर्ष। अब यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नाम के से ही क्यों शुरू किया गया है, एल से यहाँ ए से क्यों नहीं किया गया या पी से क्यों नहीं शुरू किया, तो आप लोग क्यों क्या कहोगे कि इसका नाम के से ही क्यों शुरू किया गया है? अच्छा, मैं बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता। क्योंकि इसलिए इसको के से नाम से शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, के जो यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पे के का मतलब होता है कैर्नल। कैर्नल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो यानी कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसको कैर्नल कहा और इसीलिए नाम शुरू हो गया KLMNOP QR। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सपोज करो कि के से लेके आप जेड तक पहुंच गए। ऐसा हुआ कि मान लो कि 3000 4000 जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया, या बहुत सारे लाखों का हो गया। अब यानी कि आप के से लेके जेड तक पहुंच गए, जेड के बाद क्या लिखोगे? सर Z1 Z2 Z3। वेरी गुड पायल, थैंक यू बेटा। यानी कि अगर आपने क्या करा कि जेड तक पहुंच गए, जेड के बाद आप लोग ए बी सी नहीं शुरू करना। ठीक है, क्या शुरू करेंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, इस प्रकार से सो ऑन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, दीज ऑर्बिटल आर नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिटल। अब यानी कि क्या हो जाएगा, दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट एंड ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एंड अनलेस until electron revolve in any stationary orbit it neither lose nor gain energy। यहाँ पे मैं दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं कहूँ, सपोज करूँ कि मैंने कहा इसकी एनर्जी 5 ले लिया, इसकी 10 एनर्जी ले लिया, मैंने कहा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन आई, क्या ये बीच में घूमेगा? बताइए। मैंने कहा कि ये वाले ऑर्बिट की यानी कि n1 ऑर्बिट की एनर्जी 5 है, n2 ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, 2 है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये बीच, अगर इसकी एनर्जी 8 है तो क्या ये बीच में इलेक्ट्रॉन घूमेगा? यस और नो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, या तो गलत होगा या तो सही होगा। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर हम नहीं बताएंगे, आप कहीं सीख जाओगे तो। एक्चुअली ये बीच में नहीं घूमेगा। ठीक है, क्यों नहीं घूमेगा, मैं समझाता हूँ। कि जैसे मान लो कि आप यानी कि जैसे मैं अपने लिए बताता हूँ, मेरे घर में दो भाई हैं, एक 11th में पढ़ता है, एक 12th में पढ़ता है। ये पास होगा तो 12th में जाएगा, अगर जब फेल होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ होगा। जैसे मान लो कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहते हैं, तो ये अगर जब 38% लाएगा तो क्या पास होगा, क्या नहीं। उसी प्रकार से ये बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे घूमते हैं, या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ऐसा घूमने लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा कम एनर्जी करने लगे तो ये जो है बीच में घूमने लगे, नहीं। यानी कि इस प्रकार से ये क्या होगा, यानी कि जो है नहीं घूमेगा। जब घूमेगा या तो यहाँ घूमेगा, या कहाँ पे घूमेगा, या तो N21 पे घूमेगा या N1 के ऑर्बिट पे घूमेगा, बीच में नहीं घूमेगा। दूसरी बात, अब आपके मन में आएगा कि ठीक है सर, मैं ये तो समझ गया कि इसके अंदर या तो N1 पे घूमेगा या N2 पे घूमेगा, लेकिन एनर्जी क्यों नहीं लॉस होती है? देखो हम क्या कह रहे हैं, इट नेदर लॉसेस और गेन एनर्जी। अगर जो यहाँ पे इसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। एक्चुअल में इस ऑर्बिट के पास अगर जो रेस्ट अवस्था में है तो इसकी एनर्जी ना, अगर आपने बाहर से कोई कंडीशन नहीं दिया, जैसे मैंने कहा कि ये किस चीज से बना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ भी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ये तब तक अपने ऑर्बिट में घूमेगा
जब तक आप बाहर से नहीं दोगे। तो आपका मेरा क्वेश्चन है कि जब तक हम बाहर से नहीं दे रहे तब तक तो ठीक है, चलो समझ गए आगे सर कि वो इलेक्ट्रॉन ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है। लेकिन जब ये फिक्स स्टेट में तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है कि जिसके कारण से ये घूम रहा है? तो ये एक्चुअली जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये एक्चुअली जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी पे ये घूमना शुरू हो जाता है, और ये घूमना चाहता है, ये ऐसा नहीं कि इसी के सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है, ये घूमना तो चाहता है अपनी आजादी के साथ। लेकिन जैसे मान लो सपोज करो ये घूमना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन न्यूक्लियस से इसको फोर्स क्या करेगा, खींचेगा, और फिर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। इसी प्रकार से मल्टीपल्स फोर्स लगते हैं, और जब मल्टीपल्स फोर्स लगने के कारण जो है यानी कि क्या हो जाता है, एक सर्कुलर पाथ में आ जाते हैं, और ये ना तो एनर्जी उस समय गेन करते हैं, ना ही क्या करते हैं, लॉस करते हैं। कहता है द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप यहां से दूर की ओर जाएंगे, यानी कि n1 से n2 n3 n4 की ओर जाएंगे, एनर्जी जो है यानी कि क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। आज हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होती है, यानी कि जो है इंक्रीज होती है। ओके, अब देखो जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाओगे तो यानी कि उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, यानी कि जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। आउट ऑफ इनफिनाइट अवेलेबल सर्कुलर पाथ, orbit electron will revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। कहता है कि अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत पूरा स्पेस है। अगर मैं कहूं कि देखो अपने अर्थ को घूमने के लिए क्या यही ऑर्बिट फिक्स है क्या, नहीं, लाखों करोड़ों एकदम ऑर्बिट है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना, वो कहाँ पे घूमते हैं, जिनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाए, h बाई 2 पाई पे हो जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ, जैसे मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पाथ पे घूम सकता है, इसको घूमने के लिए तो इन्फिनाइट पाथ है। लेकिन जब भी ये रिवॉल्व करेगा, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यानी कि जिसका एंगुलर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, h बाई 2 पाई। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन एच बाई 2 पाई, यानी कि अगर जब फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h बाई 2 पाई हो जाएगा। अगर जब सेकंड हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2, यानी कि से 2 कर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, h बाई पाई हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जैसे मैं एक नीट का क्वेश्चन कराता हूं कि उसने पूछा था आपके सामने, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, find the angular momentum for फोर्थ ऑर्बिट। बताइए क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने। बहुत ही आसान सा है, मैं बना देता हूँ, आप लोग बना रहे हैं? सर 2h by pi। ओके, वेरी गुड हर्ष। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई। यानी कि एन की जगह पे आप क्या लिखोगे, यानी कि कौन सा ऑर्बिट के लिए कह रहा है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा 4h बाई 2 पाई, और इसको कटा दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2h बाई पाई। यानी कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप देखोगे इस टाइप के नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अगर वो सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए पूछता तो कितना निकालोगे, बताइए, बाकी लोग बताइए। 3h by pi। ओके, बाकी लोग बताना चाहेंगे, पायल, Sir, एमएम, 3h काजल? by. ओके, 3h by pi। वेरी गुड। यानी हाँ, यानी कि 3h बाई पाई। क्या समझ में आ गया? मैं बना देता हूँ, नहीं तो क्या बच्चे कहेंगे सर अब मुझे। अब यानी कि कितना हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, तो एन की वैल्यू कितनी दी है, 6, यानी कि 6 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3h बाई 2 पाई। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार से अब हम लोग यानी कि आगे बात करते हैं। So 3h by pi नहीं होगा? सॉरी बेटा प्रवीण,
सर 3h/π नहीं होगा, वहाँ आपने 2π लिखा था। अच्छा सॉरी, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 3h/π हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए, थैंक यू प्रवीण। अब यानी कि आपको फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, यानी कि एमवीआर, यानी कि क्या पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स में आप लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हो, एमवीआर पढ़ते हो। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ते हैं, एमवीआर पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम जो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि एमवीआर हो जाएगा। यानी कि अब अगर अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा और वो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, NH/2π हो जाएगी। और यानी कि इन दोनों, यानी कि दोनों तो एंगुलर मोमेंटम है, अगर जो दोनों एंगुलर मोमेंटम है तो यानी क्या हो जाएगा, MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2π हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको ये वर्ड समझना है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब मैं कहूं तो पूरा पूरा, जैसे कैसे कहोगे सर पूरा पूरा, सपोज करो कि आप स्कूल गए, तो यानी कि आप पूरा गए, आप ऐसा नहीं कि आधा घर में है आधा बीच में है या फिर ऐसा है। आप अगर से स्कूल जा रहे हैं तो पूरा का पूरा स्कूल में होंगे, वो अलग बात है, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, आपका पढ़ने में मन न लग के खेलने में मन लग रहा होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन आपका जो, आप स्कूल में पूरे क्वांटाइज्ड हो, यानी कि जब हम पूरा का पूरा प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन कहते हैं। और उसकी एनर्जी अगर एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में निकालेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो NH/2π है ना, इसमें अगर जो एक के लिए निकालोगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, H/2π, यानी कि इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वांटाइजेशन है, यानी कि फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अगर जो n की वैल्यू में 2 के लिए निकालूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसी प्रकार से सो ऑन। यहाँ पे याद रखना कि ग्राउंड स्टेट किसे कहेंगे, जब वो n यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट किसे कहेंगे, जब n की वैल्यू कितनी लोगे, 1 लोगे। अब कहोगे सर ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, तो सबसे लोएस्ट यानी कि n इक्वल टू 1, यानी कि जैसे ये सेल है, अगर जब मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये जो होगा, यानी कि n इक्वल टू 1, ये जो होगा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसकी सबसे यानी कि कम एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग जंप भी कराएंगे कि जैसे एक्साइटेड में पहुंचाएंगे कैसे होता है, और डी एक्साइटेड भी कराएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जो बात बताऊंगा एक्साइटेड स्टेट के लिए, वो बात याद रखना है, ये याद नहीं रखना। एक्साइटेड का मतलब तो सभी समझ जाते हैं कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो, और यानी कि अगर जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करा के यहाँ पे ले आओ, इस चीज को तो हमने क्या कर दिया, एक्साइटेशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, कि मेरे पास यानी कि क्या हो जाएगा, कि अगर आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो यानी कि क्या बन जाएगा, यानी कि एक्साइटेड हो गया। जैसे मान लो कि आप लोग प्रमोटेड होते, यानी कि पहले अभी 11th में हो, एक महीने बाद यानी कि 12th में चले जाओगे, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी एनर्जी बढ़ गई यानी कि आप प्रमोटेड हो गए। उसी तरीके से जब लोअर एनर्जी वाला हायर एनर्जी वाले में चले जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड कहते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड कह रहा है, यानी कि आपसे फर्स्ट एक्साइटेड कह रहा है, तो एन की जो वैल्यू लेना वो क्या लेना, 2 लेना। याद रहेगा ये बात, जितना भी एक्साइटेड कहा जाए उससे एक बढ़ा के लेना। जैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी लोगे, 3. 3। हाँ, 3. क्योंकि ये क्वेश्चन याद रखना, मैं बता रहा हूँ जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे n इक्वल टू 2 लेके आ जाते हैं और वो गलत कर जाते हैं। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है तो यानी कि n की वैल्यू 3 लेना। अगर जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कह रहा है तो यानी कि n की वैल्यू कितनी लोगे, 5. 5. यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या करना है, जब भी आपसे एक्साइटेड स्टेट की बात कहेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक बढ़ा के लेना। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। डी एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, एनर्जी जो है यानी कि क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कुछ मन में दुविधा है, यहाँ ये समझ में आ गया। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी कब एब्जॉर्ब करता है, कब रिलीज करता है। ओके चलिए, अब देखो
यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको सुधार देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलीजिंग एनर्जी के टर्म में, यानी कि जो इसको मैं लिख देता हूँ, यानी कि क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आते हैं तो यानी कि एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, रिलीजिंग की जगह पे तो यहाँ पे रिलीजिंग लिख लीजिए, रिलीज हटा के, और यहाँ पे एब्जॉर्बिंग लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि अब यानी कि जब भी क्या होगा कि अगर हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहा है तो यानी कि पहले एनर्जी ज्यादा था, अब एनर्जी कम हो गया, तो यानी कि अपनी एनर्जी को क्या करेगा, निकालेगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है रिलीजिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जब लोअर से हायर जाएगा तब वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लोअर से हम लोग क्या करेंगे, हायर जाएंगे तो यानी कि वो क्या करेगा, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक्सर्शन रीजन में पूछा जाता है कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कब रिलीज करता है। तो आप लोगों को जो है उसमें से सही से देख के बताना कि जब हायर से लोअर की ओर जाते हैं तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। हायर, रिलीज। हाँ वेरी गुड, यानी कि एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर जब लोअर से हायर जा रहा है तो यानी कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब। ओके वेरी गुड, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को याद आ गई। अगर जब ये मान लो कि यहां से या तो एक्साइटेशन होगा या डी एक्साइटेशन होगा, अगर लोअर से हायर जा रहे हैं तो उसको एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं, अगर हायर से लोअर जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप निकलेगा, यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकलेगा। इसी चीज को हमने क्या कर लिया, डेल ई मान लिया। अगर जब डेल ई मान लिया तो यानी कि एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ Nth ऑर्बिट 1। अब यानी कि आपको बताया था कि मैंने कि एनर्जी जो निकालते हैं वो किसके टर्म में, अगर वेवलेंथ के टर्म में निकाले तो यानी कि क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा। यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि आप लोगों को फोटोन की एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में याद हो तो मैंने बताया था hc बाय लैम्डा, या फिर E इक्वल टू क्या बताया था, h म्यू बताया था, याद है कि भूल गए। यस सर। ओके वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो निकाल सकते हैं ये जो है hc बाय लैम्डा या इक्वल टू h म्यू। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। N2 जब भी लेना वो हायर एनर्जी लेवल लेना, अब माइनस भी करोगे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल करना। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो बताइए। No, sir. No, sir. ओके, किन्हीं को अगर लग रहा हो कि पॉइंट समझा दो तो फिर से समझा देते हैं। तो देखो डी एक्साइटेशन में मतलब क्या हो जाता है, यानी कि सेम चीज मैंने कहा कि जब हायर से क्या हो जाएगा, लोअर की ओर जाएगा, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डी एक्साइटेशन कहते हैं। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो लोअर एनर्जी से हायर जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एक्साइटेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। और अगर N2 से यानी कि जा रहा है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, डी एक्साइटेशन कहते हैं। ओके, अब देखिए अगर जब मैं कहूं कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो वेवलेंथ होगा वो सेम होगा, पूछो कैसे। अब मुझे बताओ कि जो एनर्जी का डिफरेंस चाहे यहां से निकालो यहां से निकालो, बस क्या अंतर आएगा, निगेटिव कहीं तो आएगा। यानी कि लेकिन जो वेवलेंथ होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, एनर्जी को हम लोग जनरली क्या कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव के फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि एनर्जी फोटोन का फॉर्म में निकालना है। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, जो डिफरेंस है तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस तो सेम ही आएगा। जैसे मैं समझाने के लिए कहूँ कि मेरे पास मान लो कि एक इस प्रकार से है, मैंने इसकी एनर्जी मान ली 10, इसकी मान ली 15। अब मैं यानी कि 15 माइनस 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर जब मैं जब 10 माइनस 15 करूंगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, मैंने माइनस कर दिया, गलत माइनस कर दिया। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा कि जो है 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। लेकिन दोनों का अगर जब मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो दोनों का तो सेम ही एनर्जी है। तो अगर जो एनर्जी सेम है तो यानी कि वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस केस को याद भी रख लेना कि अगर जो डी एक्साइटेशन और
एक्साइटेशन में जो वेवलेंथ होगा अगर जो सेम ऑर्बिट से मतलब जो है ऑर्बिट की संख्या अगर जो सेम हो, उससे अगर जो अप एंड डाउन या डाउन टू अप जा रहा है, तो उनका जो वेवलेंथ भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बता दीजिए। ओके, No, sir. ठीक है। अब यानी कि टू मेंटेन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, मैं इसको जो है ग्रीन कलर से कर देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस कारण से यानी कि ये क्या होता है, यानी कि एक बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन तो चाहता है कि हर एक डायरेक्शन में, यानी कि देखो मैं अगर जो डायरेक्शन बनाऊं हर एक डायरेक्शन में यानी कि चेंज होना चाहता है, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये क्या करता है, इसको बैलेंस करके रखता है। ये जो है इसको बाहर जाने नहीं देता। जैसे थ्रेड में आप अगर जो धागा बांध के रखोगे तो वो हमेशा यानी कि क्या करेगा, एक जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमता है, इधर उधर नहीं जाता है। उसी तरीके से ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि क्या होगा, ये आपस में बांध कर रखेगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि इधर उधर नहीं जाएगा, सर्कुलर पाथ में यानी कि क्या होगा, यानी कि घूमेगा। ओके, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इन सीजीएस में यानी कि के इक्वल टू कितना ले लेना, यानी कि 1 ले लेना। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। ओके, बच्चे लोग लेफ्ट कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके यस सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब यानी कि आपको सेंट्रीपिटल का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है यानी कि क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन जो यानी कि क्या हो जाता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी कि जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इन सीजीएस में के की जो वैल्यू ले लेनी है वो कितनी ले लेनी है, 1 ले लेनी है। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है क्या करेंगे, आपको पता है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास मान लो कि ये जो है यानी कि इस प्रकार से है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जेड पी हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर, कि यहाँ पे जो, अच्छा पहले एक बार मैं पहले एक चीज लिख देता हूँ फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जवाब देना। ठीक है, यानी कि इस पे जेड प्रोटॉन है। अगर जो मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो यानी कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो मैं चाहता हूं कि क्यू ई और पी के टर्म में लिखूं, तो मैं एक ही के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, जेड लिख दिया। ठीक है, यानी कि जेड का जो अट्रैक्शन है वो किसके कारण लग रहा है, ई पे। तो यहाँ पे भी तो जेड ई होना चाहिए, एक पॉजिटिव पी है तो यहाँ पे भी इसके नेगेटिव, तो इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल जेड ई होना चाहिए। तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जेड ई का होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है, जेड ई का स्क्वायर, क्यों, इसका कोई रीजन बता सकता है? क्या मेरी बात समझ में आई या क्वेश्चन आई कि नहीं आई? सर रिपीट करना। ओके, मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है जेड ई प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज, मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैग्नीट्यूड वाइज मैं देखूं तो जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, यानी कि जेड ई लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने होंगे, जेड ई होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल केस में उतना ही प्रोटॉन होता है। तो हमने यहाँ पे जेड ई प्रोटॉन लिख के ले लिया, तो जेड ई इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, जेड ई इंटू ई लेके यानी कि जेड ई स्क्वायर ले लिया है। क्यों ऐसा पार्शियलिटी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ? क्या आप समझ में आया मेरे क्वेश्चन? यस सर। ओके, यस। अब बताओ क्यों ऐसा पार्शियलिटी कर रहे हैं इसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ? कोई बताना चाहेंगे? हर्ष, परवीन?
सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, चलिए मैं आंसर बता देता हूं। मैंने कहा कि देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में इसके पास सपोज करो कि मेरे पास मैंने ले लिया लिथियम का एक एटम ले लिया, ठीक है। इसके पास 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यानी कि 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि प्रोटॉन के लिए तो आपने जेड ई ले लिया, यानी कि 3p ले लिया। इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो 3e लेना चाहिए, तो यानी कि Q1 की जगह पे जेड ई लेते हैं, और Q2 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, यानी कि 3e ले लेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाना चाहिए था, जेड ई स्क्वायर या 9e स्क्वायर हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या लिखा है, जेड ई स्क्वायर, यानी कि एक जेड नहीं लिया। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और याद हो तो मैंने बोर्स मॉडल के लिए कहा था कि ये जो वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करता है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हो। वेरी गुड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास कहोगे सर मैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहता हूँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होने लगता है। तो जिस कारण से अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होने लगेगा, तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि आपस में यानी कि क्या होते चले जाएगा, यानी कि जितना इफेक्ट लगना चाहिए नहीं लग पाता है। तो इसी कारण से कुछ कम हो जाता है, जिसको आप लोग शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हो। तो यानी कि हमने क्या करा कि मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू जो हमने क्या कर दिया कि इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, यानी कि हमने क्या किया, एफ सी यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो यानी कि हमने के क्यू वन यानी लिख दिया, और जैसे यानी कि के क्यू वन क्यू टू लिख दिया डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो Q1 की जगह पे हमने जेड ई ले लिया, और एक की जगह पे हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले यानी कि याद रखना, एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई और एम बी स्क्वायर आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अब देखो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है, ठीक है। और जैसे ही आपको मैंने कहा था कि दो फॉर्मूले हैं, एक एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, दूसरा फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस v को मेरे को वेलोसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर ले चलता हूँ, तो ये यानी कि एन एच बाई 2 इंटू एम आर हो जाएगा। और इस v की जगह पे मैं क्या करूंगा, इस वाले v को वैल्यू रख दूंगा। जैसे ही रखूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो एन एच बाई 2 पाई इंटू 1/mr का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर से आर कटा दोगे, और यहाँ से यानी कि एक आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर जब मैं आर की वैल्यू लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, एम एन एच बाई 2 पाई इंटू 1/mr का होल स्क्वायर। और यहाँ से यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, और एम स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम आ जाएगा। और जैसे इसको सबकी कांस्टेंट की वैल्यू लोगे, वही चीज हमने करा कि सबको एक जगह लेके चले गए, और यहाँ पे आर एन यानी कि जो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एम जेड स्क्वायर। ये तो याद ही रख लेना ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखोगे मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो वहां पे ये पूछा गया है। तो यानी कि आर एन की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एन जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा कि जो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको एक साइड ले लिया, और जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड ले लिया। तो एन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि चेंज करेगा, अलग अलग ऑर्बिट के लिए क्या होगा, अलग अलग एनर्जी हो जाएगा। तो यानी कि उसके लिए हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज कर दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फिक्स है। अब यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को पता है ना, यानी कि एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे सारी चीजों के लिए। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर जो है 34 एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ई क्या है, यानी कि चार्ज है।
ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में ले लेता हूं। अब यानी कि सबकी वैल्यू को रखो, यानी कि सबकी वैल्यू को रखोगे तो यानी कि कितना आ जाता है, एग्जैक्ट में वैल्यू जो आता है आर एन की वैल्यू आती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब एक टर्म यानी कि जो है याद ना रखना पड़े, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, आर एन की जो वैल्यू हो जाती है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये अप्रॉक्स वैल्यू, और ये किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन जनरली, वैसे तो नीट में ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन जेई मेंस और आईआईटी बहुत पूछता है। वो क्या कहता है कि आपको जो डिफरेंस जो है टू रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अगर से सपोज करो कि टू, अगर जो मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो कि रेडियस का मैं जो चाहता हूँ, इसको जो है रेड पेन से यूज करता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मेरे को क्या करना है कि यानी कि जो है R1 के लिए रेडियस का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू, मैं चाहता हूं कि दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए निकालो, n1 स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, सॉरी z नहीं होता, z1 का स्क्वायर नहीं होता है, z होता है। ठीक है, उसी तरीके से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2। अब मुझे रेशियो निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.53 इंटू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R1 डिवाइडेड बाय R2 यानी कि n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z2 ये ऊपर चले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला देखो, यानी कि इन्होंने भी क्या करा है, यानी कि लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना कि जब भी दो का रेशियो पूछा जाएगा तो आपको जो निकालना है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि क्या करना है, यानी कि निकालना है। इसमें क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रेडियस find the radius ratio of find the radius ratio of He plus for second and fourth orbit। अब देखो यहाँ पे जेड भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो जेड सेम नहीं रहता तो यानी कि जो है अलग अलग ले लेते। यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ ताकि कि आप लोग सीख लेना, यानी कि आप या तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख लो, लेकिन जिनको याद नहीं है यानी कि क्या कर सकते हो, R1 बाय R2 वो जैसा रेशियो कहे, R2 R बाय R2 बाय R1 तो R2 बाय R1 निकालना, R1 बाय R2 कहे तो R1 बाय R2। मैं यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं R1 बाय R2 का निकाल रहा हूँ। अब लोग कटाना मत, 0.53 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा, n1 का स्क्वायर डिवाइड, मैं लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है याद रहे। यहाँ पे जेड सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर बाय जेड। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 0 से 0 तो कटा ही दो, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे n1 की जगह पे कितना ले लेंगे, कौन सा ऑर्बिट है, यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 4, और जेड की वैल्यू कितनी है 2, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट है यानी कि 4 यानी कि 16, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 1/4, 4y यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। आपको इस टाइप से अगर जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का जरूर ध्यान देना। आप अगर जब देखोगे तो बुक में बहुत सारे इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। यस सर। ओके चलिए, अब हम लोग यानी कि बात Yes, करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब कुछ नहीं करना, ये जो रेडियस निकाले हो ना यहाँ पे, जो भी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर, बस इसको पुट कर देना। अब जैसे यहाँ से पुट करोगे तो देखो ये NH स्क्वायर है, तो यहाँ से n से h एक कट जाएगा, और जैसे ही कट जाएगा तो यानी कि क्या बच जाएगा, यहाँ से एक पाई से एक पाई भी कट जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जो बचा कितना बचेगा, यानी कि जो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर टर्म को ले जाऊंगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 2mz स्क्वायर।
यानी कि यहाँ से m से m भी कटा दो, ये m से ये m भी कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या 2 और यानी कि क्या बच गया जेड ई स्क्वायर और एक पाई है, तो यानी कि 2 पाई जेड ई स्क्वायर और ऊपर से NH से NH कट गया तो यानी कि NH। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, यानी कि जो जो कांस्टेंट है तो हमने क्या कर लिया, यानी कि लिख लिया, यानी कि V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई, मैं जो कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड लिख देता हूँ, यानी कि जो है इस प्रकार से 2 पाई और यानी कि कितना हो जाएगा ई स्क्वायर बाय H इनटू यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा Z बाय N। इनकी वैल्यू को रखेंगे तो यानी कि जो वैल्यू आ जाती है कितनी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू Z बाय N हो जाता है। ये किस में आता है, अगर जो 8 ले रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है, अगर जो 6 ले रहे हो तो यानी कि कितना आ जाता है मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर जो ये वैल्यू ले रहे हैं तो यानी कि किस में आ जाता है मीटर पर सेकंड में। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, अभी हमने जो यानी कि क्या करा कि जो आपको बताया फर्स्ट फॉर्मूला, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, रेडियस का जो फॉर्मूला बताया 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, और ये जो वेलोसिटी है यानी कि कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से निकाल लेंगे। जैसे इसमें भी रेशियो पूछा जाएगा वेलोसिटी का रेशियो, तो वेलोसिटी का रेशियो आप कैसे निकालोगे, इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन के टर्म में दे दूं या निकाल दूं, मैं पहले निकाल देता हूँ। जैसे मुझसे पूछा जाए V1 बाई V2 का रेशियो निकालने के लिए, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो V1 कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, अगर जो अलग अलग एटम के लिए तो यानी कि Z1 N1 कर लो, और यानी कि कितना हो जाएगा अगर जो सेम एटम के लिए तो यानी कि जेड सेम हो सकता है, N1 N2 तो सेम नहीं हो सकता। अब ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा Z1 बाय N1 इंटू N2 बाय Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको देखोगे तो बहुत सारे यानी कि जो है क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि जो है बात कर रहे हैं इस प्रकार से। जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हीलियम +1 यानी कि सेकंड ऑर्बिट के लिए, और मैं लिथियम के लिए दे देता हूँ थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो बताइए इसका जो है यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा। अब मैं जैसे निकालू V1 बाई V2 इक्वल टू, चाहो तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, Z1 कितना हीलियम 2 और ऑर्बिट कितना है 2, और यानी कि N2 कितना है यानी कि थर्ड ऑर्बिट है, हाँ यानी कि कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। खैर मैंने बहुत ही ऐसा वैल्यू दे दिया जो कि कट जाए, ऐसा एक्चुअली एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत जो है घुमा फिरा के देगा। अब चाहो तो आपको अगर जो फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्या याद रखना है, रेडियस, वेलोसिटी और जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो है आपको याद रखना है, इन सब फॉर्मूले को याद रखना है। तो अभी सबको एक छोटे से पेज में जो है पूरा लिख के दे दूंगा ताकि कि आप उसको कल की क्लास में याद करके आना, हम लोग जो है न्यूमेरिकल बहुत सारे बात करेंगे, तभी आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 टाइप की एनर्जी पोजेस करता है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² पढ़ाया जाता है। अच्छा एक और बात कि जब भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पूछे ना तो आप ऐसा नहीं करना वेलोसिटी दे दिया जाए तो हाफ mv² लगा देना, नहीं, आप हमेशा इस फॉर्मूले को लगाना, इस फॉर्मूले से लगाओगे तो बहुत गलत अंतर आया, बहुत ज्यादा अंतर आता है। आप एक काम करना, अभी मेरे पास तो सिर्फ 7 से 10 मिनट बचे हुए हैं, तो मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि मैं करके दिखाऊं, लेकिन आपको एक काम करने कहूंगा कि कोई भी चीज का लेना, दोनों को फॉर्मूले से अलग अलग से बनाना, देखोगे दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। मैंने किया हुआ है क्योंकि मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था तो मेरे को पता है कि दोनों की जो है अलग अलग वैल्यू आती है, सेम आती है। आपको जब भी काइनेटिक एनर्जी के लिए कहा जाए तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। तो कैसे किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ पे v की जगह पे हम लोगों ने क्या करा 2 पाई जेड² बाय NH लिखा, और इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर कर दिया, और जैसे यहाँ से स्क्वायर किया तो जो कांस्टेंट टर्म थे कांस्टेंट टर्म को अलग रख लिया, अब बाकी टर्म को हमने क्या कर दिया यानी कि रख दिया। तो यहाँ से क्या आया, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो 13.6 इंटू Z² बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ये जो एनर्जी है वो किस में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यानी कि इसको याद रखना कि जो भी ये जो वैल्यू है 13.6 इंटू Z² बाय N², ये किस में आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है।
एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि कि फाइंड द, वैसे तो कल की क्लास में करेंगे ही, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ H प्लस एटम फॉर थर्ड ऑर्बिट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा, जेड बाय एन का होल स्क्वायर, या जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए 1, और कौन से ऑर्बिट के लिए थर्ड, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9 यानी कि 4, और यानी कि 0.5, ठीक है, अप्रोक्स में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर जो मेरे से पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल फिजिक्स में जो निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है। अब यहाँ पे Q1 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, जेड ही ले लेंगे, और Q2 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, अगर जो मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि मैं क्या करूं, आप सीधे सीधे पीयूष पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास उतना समय नहीं है कि वापस व्हाट्सएप पे जाऊं, तो आप सीधे पूछ लीजिए, क्या पीयूष क्या दिक्कत है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और चार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या, फिर से बोलना प्रवीण। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज और एनर्जी। यहाँ पे हम लोग एनर्जी के ले रहे हैं, ठीक है, ये जो है एनर्जी, जो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है। चार्ज की तो हम नहीं कह सकते, यानी कि जो भी इस काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंट से यानी कि घूम रहा होगा, यानी कि उसका जो, यानी कि जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, जेड ई प्रोटॉन है, और ई जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इस कारण। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस बार जो है यानी कि क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेंगे, तो यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ले लेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जेड ई इंटू ई स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस में, और आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर हो जाता है। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूले लिखने का प्रयास करता हूँ, बस आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, ताकि कि जो है आपको यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्या होती है, फिर मैं इसको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, यानी किस प्रकार से जो टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसे लिखेंगे, और यानी कि टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, जो है यानी कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और या माइनस है तो यानी कि माइनस इंटू। मैं अब आपको सारे फॉर्मूले याद करने का एक छोटा सा जो है तरीका बताने जा रहा हूँ, फिर हम लोग जो यानी कि कल की क्लास में हम लोग जो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और मैं कुछ क्वेश्चन का जो है वो भी भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। जैसे मेरे पास देखो आर का फॉर्मूला है, कोई बताना चाहोगे आर का जो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.5, 3 into n square upon z. वेरी गुड बेटा, ठीक है, पाई, यानी कि ये जो होगा यानी कि क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार याद रह जाए। फिर हमने जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकाला था वो कितना निकाला था, 2.18 इंटू 10⁶, यानी कि, और यानी कि जेड बाय एन, और ये वैल्यू आई थी मीटर पर सेकेंड में, 10⁸ लोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर, और ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
फिर हमारे पास यानी कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो 13.6 लिख दो, या मैं इसी चीज को क्या लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, और मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा जो फॉर्मूला था यानी कि क्या था मेरे पास, यानी कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर था, माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यानी कि आपको अगर जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब यानी कि आपको याद कराने की फॉर्मूले की बारी है। देखो ध्यान से कि अगर मैं कहूं कि सब में देखो जेड बाय एन है, सब में, सारे फॉर्मूले में, सिवाय किसके, रेडियस के। सब में क्या है, जेड बाय एन है, सिवाय किसके, रेडियस के। रेडियस में खुद सोचो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो यानी कि रेडियस बढ़ना चाहिए, इसीलिए एन अगर जब आप नीचे में रख दोगे तो यानी कि घटते चली जाएगी, तो इसीलिए याद रखना कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में कर देते हैं। तो यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं होता, बाकी में जेड बाय एन का क्या हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हो जाता है। अगर जो बाकी सब में यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जेड बाय एन का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग थोड़ा बहुत शायद आपको याद रखने में मदद मिलेगा कि मुझे याद रखना कि वेलोसिटी में जेड बाय एन होता है, बाकी में जेड बाय एन स्क्वायर होता है। वेलोसिटी में 2.18 इंटू 10⁻6 होता है, तो कोई स्पीड इसकी कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 10⁻6 का मतलब होता है कि 1 लाख जो है मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड से घूम रहा है, बहुत तेजी से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा होता है, जिस कारण से वो क्या करता है, यानी कि जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में यानी कि घूमते रहता है। क्योंकि छोटा सा भी डायरेक्शन पे यानी कि जो है इंटरनल फोर्स यानी कि अंदर की ओर लगता है, जिस कारण से वो क्या करता है, बिल्कुल जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। आपका काम क्या है, कल जो है यानी कि एक बार सारे के सारे फॉर्मूले को देख के आना, क्योंकि कल जो हम लोग इस पे क्वेश्चन की करेंगे और फिर जो है यानी कि आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के बारे में जो है बात बताएंगे, बोस मॉडल के बारे में। ओके, ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग